Hello students, welcome to this video. Students, this video covers the provisions of self-invoicing and ITC under RCM. ITC, that is input tax credit, and RCM is reverse charge mechanism. So what does it mean? That is कि जब कोई बंदा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंडर टैक्स पे करता है या टैक्स लाइबिलिटी पे करता है, तो उस समय क्या उसे सेल्फ इन्वॉइसिंग करना चाहिए और क्या वो बंदा इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर सकता है। सो देखते हैं ये कॉन्सेप्ट से रिलेट करने वाले डिटेल्स। According to section 31 subsection 3 clause F of CGST Act, CGST Central Goods and Service Tax Act, a registered person shall issue an invoice in respect of goods or services or both received by him from the supplier who is not registered on the date of receipt of goods or services or both. Okay, so what does it mean? एक जनरल रूल बताया गया है सेक्शन 31 सबसेक्शन 3 रूल एफ या फिर क्लॉज एफ के अंडर कि जो भी रजिस्टर्ड पर्सन है, ओके, द पर्सन हु हैव रजिस्टर्ड हिमसेल्फ अंडर द जीएसटी शैल इशू एन इनवॉइस। ओके, जो हम लोगों ने बिल्कुल शुरुआत में देखा था टैक्स इनवॉइस के बारे में, इजंट इट, कि टैक्स इनवॉइस उस रजिस्टर्ड पर्सन को इशू करना चाहिए, ऐसे जो बताया गया था यहाँ पे बताया गया है दैट इज द पर्सन शैल इनवॉइस, उससे वो करना ही है। क्या करना है? द पर्सन हु इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी शैल इशू एन इनवॉइस इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ रिसीव्ड। ओके, एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी, टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ता है, किसे इशू करना पड़ता है? जीएसटी रजिस्टर्ड सप्लायर जो है उसे इशू करना पड़ता है। लेकिन सेक्शन 31 सबसेक्शन 3 क्लॉज एफ क्या बता रहा है? दैट इज द पर्सन हु इज रजिस्टर्ड एंड रिसीव द गुड्स और सर्विसेज और बोथ, द पर्सन शुड इशू द इनवॉइस। ओके, फ्रॉम, कब करना है? जो रिसीवर है, जो रिसिपेंट है, रजिस्टर्ड रिसिपेंट है, उसने इनवॉइस इशू कब करना है? फ्रॉम द सप्लायर हु इज नॉट रजिस्टर्ड ऑन द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ। मतलब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंडर जो रिसीवर है, जो रिसिपेंट है गुड्स या सर्विसेज या दोनों का भी, उसे ये इनवॉइस इशू करना पड़ता है अगर वो बंदा किसी अनरजिस्टर्ड सप्लायर से गुड्स या सर्विस या दोनों भी बातें रिसीव करता है या फिर उसको सप्लाई की जाती है। फाइन, सो सेल्फ इनवॉइस वुड बी रिक्वायर्ड to be issued in all cases. Okay, students, see, this is the important one. In all cases, that is self invoice भी बहुत जरूरी बात होती है। जीएसटी के रजिस्टर्ड लोग जो होते हैं उन लोगों को सेल्फ इनवॉइस करना पड़ता है। लेकिन स्पेसिफिकली यहाँ उन्होंने क्या बताया? दैट इज इन ऑल केसेस नोटिफाइड फॉर रिवर्स चार्ज अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। ओके, मतलब सीजीएसटी एक्ट सेक्शन 31 सबसेक्शन 3 क्लॉज एफ के अनुसार जो भी रजिस्टर्ड पर्सन अनरजिस्टर्ड सप्लायर से गुड्स या सर्विसेज रिसीव करता है वो सारे लोगों को इनवॉइस इशू करना पड़ता है। एंड वेयर एज एट द सेम टाइम अगर जो रिसीवर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंडर आ रहा है या फिर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंडर उसे टैक्स लाइबिलिटी पे करनी है तो उसे ये सेल्फ इनवॉइस करना ही पड़ता है। फाइन, द रिक्वायरमेंट टू इशू सेल्फ इनवॉइस, द रिक्वायरमेंट टू इशू सेल्फ इनवॉइस इज मैंडेटेड। ओके, इज मैंडेटेड, ये इसे कंपल्सरी से भी ऊपर ये जरूरी ही है। एज एन अनरजिस्टर्ड सप्लायर कैनॉट इशू जीएसटी कंप्लाइंट इनवॉइस। अनरजिस्टर्ड सप्लायर कैनॉट इशू अ जीएसटी कंप्लायंट इनवॉइस। मतलब जीएसटी के जो सारे कंप्लायंसेस होते हैं उन कंप्लायंसेस में जो डॉक्यूमेंटेशन बताया गया है उसमें से एक बड़ा हिस्सा होता है इनवॉइस का, वो अनरजिस्टर्ड सप्लायर पूरा नहीं करता।
इनवॉइस टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, जो रजिस्टर्ड पर्सन के लिए उसको सारी बातें देनी है वो अनरजिस्टर्ड पर्सन नहीं करता. एंड देयरफॉर इन सच केसेस द रिक्वायरमेंट ऑफ इशूइंग ऑफ इनवॉइस हैज बीन शिफ्टेड ऑन टू द रिसिपेंट along with the burden of making payment of taxes. समझा? अनरजिस्टर्ड पर्सन से अगर कोई बंदा गुड्स और सर्विसेज परचेज कर रहा है तो जो रिसीवर होता है वो गुड्स और सर्विसेज का, उस बंदे को टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ता है. क्यों नहीं करना पड़ता? क्योंकि ये इनवॉइस इशू करना अनरजिस्टर्ड सप्लायर जो है वो बिल्कुल पूरा नहीं करता है ये काम. इनवॉइस को इशू करने का काम अनरजिस्टर्ड सप्लायर बिल्कुल करता नहीं है. इसके लिए रजिस्टर्ड पर्सन को ही ये काम करना पड़ता है. और सिर्फ इशू ही नहीं करना, सिर्फ सेल्फ इनवॉइस इशू ही नहीं करना है, बल्कि जो टैक्सेस होते हैं वो टैक्सेस का बर्डन भी ये रजिस्टर्ड पर्सन के माथे ही आता है. सो द पर्सन हैज टू पे द बर्डन ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्सेस. फाइन. आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा. कॉन्सेप्ट वैसे थोड़ा सा छोटा है और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है. ओके. देन what kind of content of there when the person is issuing the self invoice? The very first, the person has to put the name, address and GSTIN. लेकिन ये किसका है? करेक्ट, ये जो होता है ये सप्लायर का होता है. ओके, यहाँ पे दिख नहीं रहा है, कलर चेंज करूं मैं इसका. ये जो फर्स्ट हमें यहाँ पे बताया है ये किसका है? ये है सप्लायर का. नेम, एड्रेस एंड GSTIN ये सप्लायर का होगा जो टैक्स इशू, टैक्स इनवॉइस या सेल्फ इनवॉइस इशू करता है. देन कॉन्जिक्यूटिव सीरियल नंबर नॉट मोर देन 16 कैरेक्टर. वहां पे एक नंबर दिया गया है उनको इनवॉइस का, तो वो 16 कैरेक्टर से ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, ऐसा कॉन्जिक्यूटिव नंबर उसमें मेंशन करना है. देन द डेट ऑफ इशू, टैक्स इनवॉइस या सेल्फ इनवॉइस आपने कब इशू किया है उसका डेट. नेम, एड्रेस एंड GSTIN ऑफ रिसिपेंट, जो रिसीव कर रहा है वो बंदे का भी वहां पे नेम, एड्रेस एंड GSTIN होना चाहिए. देन गुड्स अगर आप लोग सेल कर रहे हैं तो HSN कोड वहां पे होना चाहिए, जरूरी है. डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कौन से गुड्स है, कितने हैं, क्या है, कैसा है, उसका डिस्क्रिप्शन पूरी तरह से आप बता सकते हो, वो पूरा उसमें बताना है. देन द यूनिक क्वांटिटी मोड, दैट इज यू हैव टू मेंशन द टोटल क्वांटिटी ऑफ द गुड्स रिसीव्ड और गुड्स सेल, तो वो यूनिक क्वांटिटी कोड भी वहां होना चाहिए. वंस उसके साथ में टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, कितने के गुड्स आपने एक साथ बेचे हैं या फिर सप्लाई किया है उसकी टोटल वैल्यू होनी चाहिए. देन द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, अगर समझो एक के साथ आपने दो गुड्स को इशू कर आप दो गुड्स को सप्लाई कर रहे हो, तो दो हो सकता है कि दो गुड्स में से एक जो टाइप है गुड्स का वो होगा आपका टैक्सेबल और दूसरा होगा टैक्स एग्जिम्प्टेड, तो आपको उसमें मेंशन करना है टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स. ओके. देन द रेट ऑफ टैक्सेस, दैट इज हाउ मच GST यू आर पेइंग ऑन योर गुड्स एट CGST, SGST, IGST और UTGST. आप इसमें से कौन सा आपको एप्लीकेबल है वहां पे उसको मेंशन करना है. देन द अमाउंट ऑफ टैक्स चार्ज ऑन टैक्सेबल गुड्स, कितना परसेंटेज से आप चार्ज कर रहे हो, कितना आपका टोटल वैल्यू है, कितना आपका टोटल टैक्सेबल वैल्यू है, और टोटल टैक्सेबल वैल्यू पे कितना अमाउंट आता है जो GST आपको पे करना है. देन द प्लेस ऑफ सप्लाई अलोंग विथ नेम ऑफ स्टेट, यानी कि आप इंट्रा स्टेट सप्लाई कर रहे हो या इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हो, इसके बारे में आपको मेंशन करना पड़ेगा वहां पे. अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई है तो कौन सा CGST, SGST, IGST, UTGST से क्या लगेगा, और इंटर स्टेट अगर कर रहे हैं तो क्या लगेगा, ये उसमें आपको बताने के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई अलोंग विद द नेम ऑफ स्टेट बताना पड़ता है. देन द एड्रेस ऑफ सप्लाई, ये जो एड्रेस ऑफ सप्लाई है दैट इज नेम, एड्रेस एंड GSTIN ऑफ रेसिपेंट, और दूसरा ये जो प्लेस ऑफ सप्लाई है, प्लेस ऑफ सप्लाई बताया गया है, ये प्लेस ऑफ सप्लाई. तो इन दोनों के अलावा अगर समझो ये सेम है या अलग है तो ये बताने के लिए आपको सप्लाई आप कहाँ कर रहे हो ये एड्रेस आपको वहां पे मेंशन करना पड़ता है. एंड द लास्ट वन इज द सिग्नेचर और द डिजिटल सिग्नेचर ऑफ सप्लायर और ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दैट सप्लायर. ये सारी बातें आपको सेल्फ इनवॉइस में इंक्लूड करनी है अकॉर्डिंग टू रूल 46 CGST एक्ट.
the content of tax invoice are these, but rule 54 says of CGST rules 2017 the purpose of self invoice. ओके, तो ये दोनों भी बातें आप लोगों को याद रखना जरूरी है. नाउ अगर समझो कोई बंदा है तो होता है ऐसा कि भाई एक दिन में आपको सेल्फ इनवॉइस अगर इशू करने पड़े, और एक दिन में आपके समझो एक दिन में एक इशू कर रहे हैं या फिर एक हफ्ते में दो तीन सेल्फ इनवॉइस ऑफ इशू कर रहे हैं, तो जो सेल्फ इनवॉइस इशू होंगे तो उसको कंसोलिडेट करने का भी आपको एक ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है. तो ऐसे ये कंसोलिडेटेड सेल्फ इनवॉइस अगर समझो किसी को इशू करना है, तो एट द एंड ऑफ द मंथ the supplier or the recipient of the goods or services or both can issue the consolidated self invoice. उसका कॉन्सेप्ट अब लोग अब इसमें देखते हैं. Under section 9 subsection 4 of CGST Act, what actually this section says: the supplies to builder by unregistered supplier. कंसोलिडेटेड सेल्फ इनवॉइस हम सिर्फ उसी केस में इशू कर सकते हैं जिस केस में बिल्डर जो है वो अनरजिस्टर्ड सप्लायर से सप्लाई रिसीव कर रहा है. ओके, समझो कि बिल्डर है, अपने सर्विसेज वो रेंडर कर रहा है सोसाइटी के लिए, और ऐसा बिल्डर अगर अनरजिस्टर्ड सप्लायर से सप्लाईज रिसीव कर रहा है, माने सीमेंट है या फिर ब्रिक्स है, तो ऐसी अगर कोई चीजें जो उसे जरूरी है बिल्डिंग बनाने के लिए या फिर कंस्ट्रक्शन करने के लिए, तो ऐसे रॉ मटेरियल, कंस्ट्रक्शन के रॉ मटेरियल अगर वो अनरजिस्टर्ड सप्लायर से रिसीव करता है, तो ऐसे सिचुएशन में वो कंसोलिडेटेड सेल्फ इनवॉइस बना सकता है. नाउ टेक अ डिटेल नोट अबाउट इट. A registered person may issue a consolidated invoice at the end of the month of supplies covered. Okay, जितने सारे सप्लाईज सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 सीजीएसटी एक्ट 2017 में कवर किए जा रहे हैं, सिर्फ उन्हीं सर्विसेज के लिए आप लोगों को कंसोलिडेटेड सेल्फ इनवॉइस बनाना अलाउड है. बट the aggregate value of such supplies exceeds rupees 5000 in a day from any or all the suppliers. आप जितने भी सप्लायर से सप्लाईज रिसीव कर रहे हैं, अगर एक दिन में वो सारे सप्लाईज की टोटल वैल्यू जो है वो 5000 से अगर ज्यादा हो रही है, तो ऐसे केस में ही आपको कंसोलिडेटेड सेल्फ इनवॉइस इशू करना लाइबल है या फिर लाजमी है. ओके, समझ में आया. लेकिन फिर भी सर्विसेज कौन सी होनी चाहिए? वही सर्विसेज होनी चाहिए या फिर वही गुड्स होने चाहिए जो अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 सीजीएसटी एक्ट के अंडर आता है. The consolidated self invoice cannot be issued. Students, here you have to make क्या कहेंगे, you have to note it down, that is the consolidated self invoice cannot be issued in respect of supplies notified for reverse charge under section 9 subsection 3 of CGST Act 2017. मतलब जो सर्विसेज एंड गुड्स सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 के तहत आप लोगों को आप सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 के तहत आपको बताए गए हैं, सिर्फ उसी सर्विसेज और गुड्स के लिए कंसोलिडेटेड सेल्फ इनवॉइस बनेगा. लेकिन जो सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 के अंडर रिवर्स चार्ज के लिए जो बताए गए हैं सर्विसेज या फिर गुड्स, तो उसके लिए आपको सेल्फ इनवॉइस इशू नहीं करना है. नाउ कौन से सर्विसेज है जो सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 के अंडर बताए गए हैं रिवर्स चार्ज के लिए? दैट इज सप्लाई ऑफ कैशू नट्स. ओके, कोई अगर कैशू नट्स के लिए सप्लाई करता है, दैट इज द सर्विसेज विच आर रिलेटेड विद द कैशू नट्स. देन द तेंदू लीव्स, लीगल सर्विसेज, जीटीए सर्विसेज, डायरेक्टर्स सर्विसेज एंड स्पॉन्सरशिप सर्विसेज. ऐसे ये सर्विसेज है जो सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 के अंडर सीजीएसटी एक्ट के अंडर कवर किए गए हैं, जिस पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंडर तो ये आएंगे, लेकिन कंसोलिडेटेड सेल्फ इनवॉइस इसमें नहीं बनेगा. ओके स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड. नाउ अब जब सेल्फ इनवॉइस बनाते हैं
जब सेल्फ इनवॉइस बनाया जाता है तब सिचुएशन में हम इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर सकते हैं या नहीं, ऐसा क्वेश्चन शायद किसी सप्लायर या रेसिपेंट के मन में आ सकता है. सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 16 subsection 2 clause A of CGST Act 2017, read with the rule 36B, that is section 16 subsection 2 subclause A of CGST Act 2017 के साथ में रूल 36 क्लॉज बी ऑफ CGST रूल 2017 भी कहता है, दैट इज the input tax credit can be availed by registered person on the basis of an invoice issued in accordance with the provision of section 3 subsection 3 section 31 subsection 3 clause F of CGST Act 2017, subject to payment of tax. Okay, so what does it mean? That is कि section 16 subsection 2 clause A of CGST Act with rule 36B of GST rule CGST rule 2017 कहता है that is कि जो भी रजिस्टर्ड पर्सन है उसने जो सेल्फ इनवॉइस बनाया है उस इनवॉइस के बेस पर वो इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो अवेल कर सकता है. ओके, इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है द पर्सन कैन अवेल in accordance with the provision of section 31 subsection 3 clause F of CGST Act 2017. So किस चीज के लिए? सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ टैक्स. ओके, सो आई होप स्टूडेंट आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा. अगर नहीं आया है तो प्लीज आप वीडियो को एक और बार देखिए, और फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो वीडियो खत्म होने के बाद में कमेंट में डाल दीजिए या फिर मेरे पर्सनल विंडो पे पिंग कर दीजिए. Now wait for the next video. Till then, thank you. Bye bye. Stay at home and stay safe.